अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आप तमाम देखने वालों को बहुत खुश आमदीद। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं नाजरीन, एक तो मुआशी सतह पर एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसकी रिफ्लेक्शन हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स पर, तो यानी कि हम तमाम चीज़ों को एक अमेलगमेट करने की आज की नशिस्त में और इस डिस्कशन के जरिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, 3.94% की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बताई जा रही है मौजूदा फिस्कल ईयर के लिए। बजट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, बजट वफाकी बजट की आमद है। अब ऐसे में नाजरीन, ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक या जितने जो तरक्याती इदारे थे या जो प्रिडिक्शंस जिनकी जानिब से आई थी, तमाम को डिफाई करते हुए हमें ये रेटिंग्स मौसूल हुई हैं या ये ग्रोथ रेट मौसूल हुआ है जो कि 3.94% पर है। और इसके होते हुए जो कोविड की सूरत हाल है वो भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि कोरोना वायरस के होते हुए हमने ये ग्रोथ अचीव की है। तो गिवन दैट फैक्ट, अब इसके ऊपर नाजरीन काफी आपने जैसे कि खुद भी देखा है कुछ पिछले 2-4 रोज से जब से ये फिगर्स सामने आए हैं, इसके ऊपर बात हो रही है, बहस हो रही है, इस पे सियासी अरा भी आ रहे हैं, इस पे हुकूमत, अपोजिशन, सबके पर्सपेक्टिव सामने हैं। जो खास तौर पे हमारे जो माशरे की तरफ से जो एक रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी हमारे सामने है कि ये जो ग्रोथ रेट है ये कैसे हम अचीव कर पाए हैं, क्या कहां पर इस लेवल की तरक्की हुई है कि ये चीज मुमकिन हो पाई है। और गोइंग फॉरवर्ड अगर हमने इतना बेहतर परफॉर्म किया है तो इसमें एक दूसरी बात यह कि अपोजिशन इसको मानने से मुनहरिफ है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये ग्रोथ रेट इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में नहीं हो सकता क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF की भी प्रोजेक्शंस इससे बरक्स थी या इससे कम थी इस फिस्कल के बारे में। हैविंग सेड दैट नाजरीन, ये जो पर्टिकुलर क्रिटिक है इसके अंदर कितना वजन है, और हुकूमत कह रहे हैं कि हमने मुश्किल तरीन सिनेरियो में भी परफॉर्म किया है, तो इस पर्टिकुलर हुकूमती पर्सपेक्टिव में कितनी लॉजिक है, आज दोनों के हवाले से हम लोग जो है मुखलिसाना बात करेंगे। और दूसरा नाजरीन, सोशल अपलिफ्ट के लिए जो एहसास प्रोग्राम है, आज हमने देखा कि एहसास बचत अकाउंट्स की भी लॉन्च हुई और जो कमजोर तबके की बहाली के लिए ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, आज इसकी एक और हमने कड़ी देखी, एक और इसके हवाले से जो एक कड़ी है वो सामने आई। साथ साथ ये कि 7 लाख तक जो घराने हैं उनके लिए ये एक सहूलत है जो कि आगे एक्सटेंड की गई है। अब इसमें देखना ये है नाजरीन कि ये पूरा जो सोशल सेक्टर की अपलिफ्ट का प्रोग्राम है, एक तो इसकी तरफ भी हम बात करेंगे, जो पूरा ये जो अम्ब्रेला है, एहसास अम्ब्रेला, इसके बारे में बात रहेगी। और साथ साथ ये कि हकीकी मायनों में आम आवाम को कितना फायदा पहुंचा या पहुंच सकता है और कितना नहीं पहुंचा, तीनों एतबार से आज हमारी बात इस पूरे एहसास अम्ब्रेला के बारे में भी रहेगी। और दूसरा नाजरीन, एक और इसमें एक जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो है महंगाई या इन्फ्लेशन का। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, वो क्योंकि हम देख रहे हैं इस वक्त इन्फ्लेशनरी जो ट्रेंड्स हैं वो ऊपर की जानिब जा रहे हैं या अपटेक कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अगर हमने फिर भी अपने जो मुआशरे का हमारे जो कमजोर तरीन तबका है उनके लिए इस किस्म के हमने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, उनको अगर हुकूमती ये विजन है कि उनको हर सूरत में हमने रिलीफ देना है, तो ये जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है अगर एक जानिब काबू हो गया है, एक जानिब अगर ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं ये इतनी ब्राइट हैं, तो क्या इसके कोई अच्छे असरात हम इन्फ्लेशन के हवाले से भी एक्सपेक्ट करें, तवक्को रखी जाए या ना रखी जाए, इस हवाले से आज हमारी बहस होगी। और हमारा नाज़रीन जो आज पैनल है वो कंप्राइज करता है माहिर मुआशियात पर, यानी कि इकोनॉमिस्ट भी आज हमारा साथ दे रहे हैं और जो तज्जिया निगार हैं या सहाफ़ी हजरात हैं वो भी आज हमारे साथ हैं, ताकि हम उनकी भी जो न्यूट्रल अरा है इस पूरी बहस में शामिल गुफ्तगू रखें। तो बाकायदा तारुफ कराती हूँ। सबसे पहले नाज़रीन, डॉक्टर फ़हीम सरदार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं और गवर्नमेंट को इन तमाम अमूर पे, आजकल गवर्नमेंट के साथ भी अटैच्ड हैं और उनको भी इन तमाम अमूर पे एडवाइस करते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर फ़हीम सरदार। नाज़रीन, डॉक्टर फरीदा फैसल हमें ज्वाइन कर रही हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं और इकोनॉमी के हवाले से आपका भी पर्सपेक्टिव हमारे साथ उसी तरह से शामिल गुफ्तगू रहेगा। हमें नाज़रीन PJ मीर ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप लिंक, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार, और आपका तज्जिया तबसरा भी हम इन तमाम अमूर पर शामिल गुफ्तगू रखेंगे। एंड शौकत पराचा साहब नाज़रीन हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्जियाकार, आपके साथ भी इन तमाम अमूर पर हमारी बात रहेगी, आपका भी जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है हमारे साथ रहेगा। थैंक यू शौकत साहब, PJ साहब आपका, फरीदा साहिबा आपका, और डॉक्टर फ़हीम सरदार टू यू एज वेल। और डॉक्टर फ़हीम, आपसे ही अगर बात का आगाज कर लें, एक तो बताइएगा, बहुत इस हवाले से बात हो रही है और एक ऐसा मालूम होता है जैसे बहस व मुबाहिसे के लिए ये एक नया मुद्दा है। 3.94% तक का जो ये ग्रोथ रेट है इस फिस्कल के लिए बताया जा रहा है। आप क्योंकि इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि ये हम इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी अचीव कर पाए हैं, गिवन कि हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट या उसके आसपास या एक डिस्मल हमारी ग्रोथ रेट का ट्रेंड पिछले साल था जब कोविड के सख्त तरीन सूरत हाल से पूरी दुनिया जूझ रही थी?
جی بہت شکریہ. پہلی بات میں ڈاکٹر نہیں ہوں, ناٹ یٹ. تو کیا کہتے ہیں, پچھلے سال پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھی وہ 0.4% تھی, اس کو انہوں نے پھر سے ریکلاسیفائی کیا ہے. اس دفعہ کہہ رہے ہیں تقریباً 4% کے لگ بھگ ہوگی. آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے کہا تھا کہ 1.5 کے لگ بھگ ہماری گروتھ ریٹ ہوگی, اور وہ بھی ابھی ان نمبرز کو دیکھ رہے ہیں, اس کی بریک اپ کر کے چیک کریں گے کہ آپ کے ایگریکلچر سروسز اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں کیا ہوا ہے. لیکن بنیادی بات کیا ہے, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ذرا 2 سال پیچھے جائیں. جب کووڈ آیا تھا تو مین چیز یہ تھی کہ پاکستان میں جو اثر آیا تھا وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا مثال کے طور پہ انڈیا میں تھا یا دوسرے ملکوں میں تھا. انڈیا کی اکانومی جو تھی وہ 20% پلس سے زیادہ شرنک ہو گئی تھی. وہ ٹھیک ہے, بعد میں وہ کہہ رہے تھے کہ -10% کا جی ڈی پی ہے, میں اس پہ نہیں بحث کروں گا. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی نے -0.4% گرو کیا تھا جب باقیوں کے بہت برے حالات تھے. تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے بھی جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ سچویشن اصل میں تھی کیا پہلے. اگر اس وقت ہماری گروتھ آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے, وہ آپ کی انٹرنل اس سے آئی ہے, وہ فسکل اسٹیبلٹی سے, آسٹیریٹی, آپ نے فیض شاعری سے کام لیا ہے, آپ نے جو احساس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ جو لوور طبقہ ہے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے ڈائریکٹ سبسڈیز کے ذریعے, احساس کے ذریعے. اب جیسے والیٹ لانچ ہوا ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی جب گرو کرتی ہے اس کا مطلب ہے اس میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ٹرانزیکشن شروع ہو رہی ہیں. کیا ہم بھول گئے کہ 1 سال کے اندر کتنی آپ کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشن. فہیم صاحب آئی ول ہیو ٹو اسٹاپ یو ہیئر, ایک بریک کی جانب ناظرین ہم نے بڑھنا ہے, پھر واپس آتے ہیں. فہیم صاحب اپنا نقطہ مکمل کر لیں, پھر ظاہر ہے باقی بھی جو آ رہا ہے اس میں شامل کرتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. فہیم سردار صاحب بریک سے پہلے جو ہمیں بتا رہے تھے. جی فہیم صاحب آپ مکمل کیجیے گا, اور یہ بھی بتائیں کہ یہ جو اتنا برائٹ گروتھ ریٹ ہے جو اس دفعہ بتایا جا رہا ہے موجودہ فسکل کے حوالے سے, وہ بلیویبل کن کن بنیادوں پر ہے آپ کے ویو میں, آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ جی مونا بہت شکریہ. میں تھوڑی دیر پہلے یہ بتا رہا تھا کہ ہم کیا بھول گئے کہ 1 سال پہلے جو اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہماری جو عوام کی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, وہ ٹریلینز میں چلی گئی ہیں. کیا ہم بھول گئے کہ اس ملک میں جو کووڈ کا مسئلہ آیا تھا وہ 2 دفعہ ریسرجنس ہوئی ہے, یا اب 3rd ویو آئی ہوئی ہے, اس کے باوجود اکانومی چل رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیزیں بالکل صحیح ہیں, پرفیکٹ ہیں, میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت اچھی طرح سے سروائیو کیا. اور ابھی آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ چلیں اگر یہ 4% نہیں ہوتا, میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 2.5% ہوتا ہے یا 3% ہوتا ہے, وہ بھی کس لیے ہوگا؟ وہ ہوگا کیونکہ آپ کے جو میجر جو 3 سیکٹرز ہیں ان کے اندر گروتھ آئے گی, ایگریکلچر سروسز اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. بٹ ابو آل جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکٹیویٹی. پاکستان نے اپنے آپ کو ری کنفیگر کر لیا ہے. وہ کس طرح سے ہے کہ اب آپ الیکٹرانکلی ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. اب بہت بڑے بڑے بینک سے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, وہ بیٹھے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا انفراسٹرکچر لے کے کرنا کیا ہے, 50% تو لوگ گھر پہ بیٹھ کے کام کریں اور بینک چل رہے ہیں. تو یہ صرف میں چند مثالیں دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو گروتھ نظر آ رہی ہے, اگر آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے, تو اس کے پیچھے ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یعنی کہ تجارت تیز ہوئی ہے. ہاں, ڈیجیٹل جو پورا ہمارا ایک فریم ورک ہے اس میں یقیناً بہتری آئی ہے. اور کووڈ کے زمانوں میں ناظرین کیونکہ یہ یقیناً اس امور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ آمد و رفت اس طرح سے نہیں تھی, تو لہٰذا یہی ایک پلیٹ فارم تھا جس کے ذریعے زیادہ تر جو ٹرانزیکشنل چیزیں ہیں وہ ہوئی ہیں. پی جے آپ کی طرف ٹو یو, آپ بتائیے گا پہلے آپ کتنا ایک تو اتفاق کرتے ہیں یہ جو 3.94% یہ جو گروتھ ریٹ اب بتایا جا رہا ہے, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ 2 ہمارے پاس پولز اپارٹ اس پہ ہمیں ویوز مل رہے ہیں یا اوپینینز آ رہے ہیں, ایک حکومت کا ہے, ایک اپوزٹ سائڈ کا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کس کے ویو میں زیادہ وزن ہے؟ دیکھیں یہ آپ کے جو ہے وہ آپ کو بتا, یونائٹیڈ اسٹیٹس میں 9% آپ کے ایکسپورٹ پر, پھر 17% گئے آپ, چائنا ہے سب سے بڑا آپ کا ایکسپورٹ ریٹ 1%. تو دیز آر گڈ انڈیکیٹر کہ آپ کا جو جی ڈی پی ہے اٹس گروئنگ, اور نیچرلی ایکسپورٹ جب آپ سے بڑھتے ہیں اور آپ کا فارن ریمیٹنس جو ہے دیٹ از ناؤ اباؤٹ 17%, پیسہ بھی آنا شروع ہو گیا, وچ مینس دیر از مور کانفیڈینس ان دا مارکیٹ فار دی اوورسیز پاکستان, کیونکہ پہلے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ پیسہ بند نہیں آیا. بٹ آل آف دیز آر گڈ اکنامک انڈیکیٹرز. ڈالر جو ہے آپ دیکھیں, ڈالر اس وقت تکڑا ہو رہا ہے پاکستان پاکستانی روپی اگینسٹ ڈالر, so that is a good indication. نیپرا آپ کی پرائسز نیچے کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کی, گڈ انڈیکیٹرز.
تو یہ سارے جو ایسے انڈیکیٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیز آر اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن. آپ کو پرفیکشن نہیں ملے گی, آپ کو اس پہ بھی تنقید ملے گی, بالکل ملے گی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے کہیں پازیٹیوٹی کی تو بات کرنی ہے نا اس ملک میں. ہم ہر چیز کو نیگیٹو کر دیتے ہیں کوئی بھی. تو آئی تھنک وی گوٹ ٹو گیٹ انٹو دس نیگیٹو سنڈروم. لیکن چیزیں دیکھیں, ایک آپ صحیح کہہ رہے ہیں نیگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمیں ریئلسٹک بھی تو ہونا چاہیے. یہ ریئلسٹک یا ریئلزم کے اوپر بھی بات کریں گے, بتائیے گا یہ ریئلزم اس میں کتنا ہے؟ دیکھیے اس میں ریئلزم آپ کے اکنامک انڈیکیٹر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, آپ کو سینٹیج پچھلے سال کی دیکھ لیں, اس سال کی دیکھ لیں, یہ تو آپ کے سامنے اسٹریٹ فارورڈ. I mean, there is no rocket science to it. Right. یا تو آپ کہہ سکتے ہیں اگر تنقید کرنا ہے برائے تنقید کہ بھائی یہ تو یہ فگرز فاجو ہیں, اگر یہ اس پہ بھی ہم ڈبیٹ کرتے ہیں آپ ان کو کیا ہمیں فگرز بتائیں آپ. So why go into all of this paraphernalia? Rather, جس طرح آپ نے کہا کہ ریئلسٹک ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے. پیاز تو آپ گورنمنٹ کو کہیں یہ سچ بول رہی ہے یا آپ بول رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے. تو گورنمنٹ اگر آپ کو انڈیکیٹر دے رہی ہے, یو ہیو ٹو ہیو دا ٹرسٹ ان دا گورنمنٹ because that is how it works. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس میں ریئلزم کا بھی جز ہے. میں شوکت صاحب کی طرف آتی ہوں, لیکن تھوڑا سا ہم اکانومسٹ اور جو جرنلسٹ ہیں ان کا ایک کمبینیشن بنا لیں. تو ڈاکٹر فریدہ, اب آپ بتائیے آپ کے خیال سے, ایک تو آج بھی جو یہ احساس بچت بینک اکاؤنٹ کا اجرا, اور ہم نے یہ دیکھا اس کا یہ پرپز ہے کہ فائنینشیل اور ڈیجیٹل انکلوژن ہو خواتین کی بالخصوص, اور جو معاشرے کا جو کمزور ترین طبقہ ہے وہاں سے تعلق رکھنے والی خواتین. آپ کو لگتا ہے یہ پوری چیزیں, پھر اس کے بعد انفلیشنری ٹرینڈز اور یہ جو جی ڈی پی کے حوالے سے جو ایک بات ابھی آلریڈی چل رہی ہے اس پہ بھی اپنا تبصرہ بتائیں. پہلی تو بات یہ کہ کیا یہ فگرز ریلائبل ہیں, یہ سوال آپ نے پوچھا تھا. تو میں یہی کہوں گی کہ جی ہم ایک یونائٹڈ نیشن سسٹم آف نیشنل اکاؤنٹس کو فالو کر رہے ہیں. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے جو آج نہیں بنا, ٹھیک ہے. اٹس این انڈیپینڈنٹ یو سی آٹونومس باڈی جو کہ لنکڈ ہے پلاننگ کمیشن کے ساتھ. تو وائی وڈ اٹ فج دا فگرز, اور اگر وہ فگرز فج کریں گے بھی تو اٹس دے ول بی کاٹ, بیکاز ہم ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, ورلڈ بینک ہمیں مانیٹر کر رہا ہے. اور ورلڈ بینک جب کہتا ہے کہ آپ کا جو سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہے اٹ از دا تھرڈ بیسٹ ان دا ورلڈ. یو سی ہم کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو 176 اکانومیز میں, اینڈ آور سوشل پروٹیکشن پروگرام از تھرڈ اور فورتھ بیسٹ. اور اس پہ بھی میں یہ کہوں گی کہ اس کو بھی آپ رپورٹ کو دیکھیں, لیونگ پیپر ہے اس رپورٹ کا نام ورلڈ بینک کا, جس میں اس نے اکنالج کیا ہے کہ ہماری جو ہماری سوشل پروٹیکشن ہے وہ کتنی جو ہے وہ بہتر ہے اور کتنے سارے ایریاز میں. اب آئی ول لنک دیٹ ٹو دس یو سی یہ جو فگرز ہیں آپ کے گروتھ کے. دیکھیں گروتھ ہمارے ملک میں کنسیڈر کیا یہ جاتا تھا کہ جی وہ جو ہے نا وہ ہمیشہ امپورٹڈ گروتھ ہوگی, ٹھیک ہے نا جی. ہم نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنا جو جی امپورٹ بیس, ٹھیک ہے, اور ہم نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنا جو ایکسچینج ریٹ تھا اس کو آرٹیفیشلی مینٹین کرنے کے لیے اس میں پیسے ڈال رہے تھے. اس کا صرف نقصان یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو ایک جگہ پہ سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں پیسے ڈالنے پڑتے تھے, اس کا ایک نقصان یہ بھی تھا کہ ہماری ایکسپورٹس جو تھی وہ انکمپیٹیٹو ہو گئی تھی. اب بہت مشکل ڈیسیجن لیا اس حکومت نے کہ اس نے ایکسچینج ریٹ کو ایکچولی ریئل مارکیٹ ویلیو کی طرف لے کے آئے, جس کا ایک سال تو ہمیں بہت نقصان ہوا, دیٹ واز پری کووڈ, رائٹ. لیکن اب ہم اگر اس کے بینیفٹس ریپ کر رہے ہیں تو دس واز واٹ واز گوئنگ ٹو ہیپن. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتی تھی کہ جب آپ کی ایکسپورٹس کمپیٹیٹو ہونا شروع ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی آپ کو ایک بوم نظر آئے گا اکانومی میں, جو کہ نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری جو آپ کو امپروومنٹ نظر آ رہی ہے اس کا بیسس یہ ہے دیٹ ناؤ دی اکنامک پروجیکشنز آر ریئل, اوکے, دیر از نو فجنگ اینی ویئر. اور اب جو گروتھ آئے, چاہے بالکل صحیح کہا فہیم صاحب نے کہ چاہے وہ 2% ہو 3% ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, کوالٹی آف گروتھ میٹر. اور اب جو گروتھ آ رہی ہے اٹس گڈ کوالٹی ان دا سینس دیٹ اٹ از ایکویٹیبل اینڈ سسٹینیبل گروتھ. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے جس کو کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں جس طرف کہ ایکویٹیبل اور سسٹینیبل گروتھ کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیں چائنا کی جو گروتھ تھی وہ اٹ یوز ٹو اسٹن دی اکانومسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. وہ کہتے تھے جی اتنی بڑی اکانومی 10% پہ گرو کر ہی نہیں سکتی. کی ہے نا اس وجہ سے کہ وہ بیس تھی آن دا ڈیولپمنٹ آف دا پیپل. اٹ واز پیپل سینٹرک گروتھ, سو دیئرفور اٹ واز possible. Right.
शौकत फराचा साहब, टू यू. अब आप बताइएगा, आपने तमाम की बात सुनी है और तमाम से हमें मोर और लेस एक इस पे व्यू आया है. आपके ख्याल से अब आप बताएं, इस पे ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, हमारा जो सोशल अपलिफ्ट का प्रोग्राम है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं. आपका इस पे अब पहले इनिशियल रिमार्क आ जाए. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक आई शुड अप्रिशिएट जो फहीम सरदार साहब ने बात की है ना, कि अगर 4% नहीं है, 2.5 हो जाए या 3% है, तो मेरा ख्याल है वो एज कानून में सही बात रहे हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कहते हैं कि नहीं 4% नहीं है. दूसरी बात यह है कि अगर वाकई इतनी ग्रोथ हो रही है और बड़ी शानदार ग्रोथ हो रही है, तो उसका कोई ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट होना चाहिए. सही. यहाँ ये अगर चिकन के हाथ में आ रहा, वो पता नहीं पैसा लग. परसों कहा गया बार बार कि हमारी बम्पर क्लास और इस वजह से जो है ना हमारी ग्रोथ बढ़ी. अगर इतनी गंदा मैं मुल्क में, तो आटा मिलना चाहिए ना लोगों को सस्ता. अगर वो गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई है, इतनी शुगर यूज हुई है, तो लोगों को शुगर सस्ती चाहिए. न आटा है न शुगर मिल रही है. तो जो 100 तक रेट पहुंचा है शुगर का, वो नीचे नहीं आ रहा. और पहले तक करती रही हमारी हुकूमत. अब एक नई तीसरे एक नई सीजन दे रही है, लॉजिक दे रही है हुकूमत के, तो फलां मुल्क में चीनी महंगी है, फलां मुल्क में चीनी महंगी है, तो इसलिए हमारे यहाँ भी महंगी है. अगर फैक्टर वाकई इतनी रख रहे हैं, तो बात तो कभी FIA रिपोर्ट है उसकी. पहले कुछ गुजरा हमारे कहते थे कि कीमत में करने की, तो इसकी मान लेते हैं हम. मान लेते हैं कि चूंकि महंगी है तो हमारे यहाँ महंगी होगी है. मान लेते हैं कि चूंकि पूरी प्राइस पर से देंगे, तो फिर है कि फिर तहकीकात का माहौल बनाया तो इंटरवेंशन वाली है. हाँ, लोगों को सपोर्ट मिलती है. आज भी दिहाड़ीदार सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए. और जब इंटरवेंशन की जरूरत वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अगर मान भी ले लिया जाए है तो हमारे कानून में PIS नदीर प्रोग्राम है, लेकिन नया न चले सारे. तीसरी बात, ये जो एक और डॉक्यूमेंट आए जो है वो बड़ी है, सरकारी तौर पर 50% है. हाँ राइट जी. 100% शौकत साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, आपकी थोड़ी ऑडियो का भी एक इशू रिजॉल्व हो जाए, लेकिन आई गॉट योर पिवटल पॉइंट जो आपने एक बात की है. जी फहीम साहब, इसको जरा रिस्पॉन्ड करें. ये वाकई एक ऐसी बात है जो एक आम फहम किसी की भी जहन में ज़ाहिर आ सकती है कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, आटा, चीनी, उनकी कीमतें और जो महंगाई की शरह, इस हवाले से जो एक सवाल आता है कि इसको हम कितना रिफ्लेक्ट कर पाए हैं अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे. क्योंकि एक तरफ हम हमारे सोशल सेक्टर के लिए इस किस्म के अपलिफ्ट के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये तमाम चीजें भी वो हैं जो डायरेक्ट हमारे मुआशरे के कमजोर तरीन तबके को मुतासर करती हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल सादा ज़बान में बात करते हैं कि जो एक आम आवाम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका. महंगाई जो है वो पाकिस्तान में क्यों आई है, वो 2-3 वजूहात की वजह से आई है. थोड़ा सा वो फिर से हमें पीछे जाना पड़ेगा. वो इंटरेस्ट रेट जो हमने शुरू में चढ़ा दिए थे, उससे थोड़ा मसला हुआ था. वो जैसे कम हुए तो इकोनॉमी में तेजी आनी शुरू हुई, बेहतरी आनी शुरू हुई. एक और चीज, 2 और पॉइंट्स हैं जिस पे लोग, मुझे हैरत होती है, फोकस नहीं कर रहे. वो ये है कि कोविड की वजह से वैसे ही निज़ाम में जो गड़बड़ हुई, जो खर्चा आया 2 खरब से ज्यादा का, वो एक अलहदा मसला. टिड्डी दल भी तो आया था हमारा. ये टिड्डी जो एक ये हमारी ये सारी वो खा गए थे, मतलब कि उससे भी तो एक मसला पेश आया था. उसके बावजूद हुकूमत ने कोशिश की कि जो खाने पीने की अशिया की कीमतों में कम बेहतरी आए, उसमें चैलेंज रहा है. वी हैव टू एक्सेप्ट दिस. लेकिन उसके जो मुतबादिल जो मेहनत की गई है, क्योंकि मैं उसमें खुद भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हूँ,
کہ ابھی اس وقت ہمیں خبر یہ آ رہی ہے اور یہ مختلف 4 مختلف زاویوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہماری جو گندم کی جو پیداوار ہے اس دفعہ شاید ریکارڈ ہو. اس دفعہ بالکل ہمیں کوئی 4-5 ملین ایکسٹرا ہی ہمارے پاس ہوں گے. ابھی آپ دوسری چیزوں کا دیکھیں کہ شاید چینی میں بھی بہتری ہو. وہ بلکہ FIA وغیرہ کی رپورٹ اور یہ تمام چیزیں جو اس کے حوالے سے بھی ایک معمہ ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے شوکت صاحب نے. رائٹ, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک عام انسان کے لیے مہنگائی ہوئی ہے, اس میں ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں اور اسی کو ٹھیک کرنا ہے. وہ ٹھیک کیسے ہوگا کہ آپ اس کی سپلائی بڑھا دیں. جب آپ سپلائی بڑھائیں گے تو وہ قیمت خود ہی ایڈجسٹ ہوگی. ابھی ڈاکٹر فریدہ نے بڑی صحیح بات کی ڈالر اور روپے کے بارے میں. یہ روپیہ جو تھا 170 کے قریب چلا گیا تھا, آج یہ 153 150 کی طرف جا رہا ہے اور میرا خیال ہے 145 پہ جا کے یہ رکے گا. یہ اس کی ایک فطرتی اوسط ہے جس پہ وہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا. حکومت نے تو اس میں انٹرفیئر نہیں کیا نا. شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ روپیہ تگڑا ہو رہا ہے. وہ ٹھیک ہے, ان سے لوگ بحث کرتے ہیں کہ زیادہ نیچے چلا گیا ہے اب واپس اوپر آ رہا ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں جو ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہیں, میں ایک بات بالکل واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومت نے 1.5 سال کے اندر اکانومی کو ریکنفیگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کنزمپشن امپورٹ سے ہٹ کے پروڈکشن کی طرف جائے. اچھا فہیم صاحب, ایک عام فہم زبان میں اتنا فرما دیں کہ یہ جو مہنگائی کی شرح کے حوالے سے ہم جو سوال اٹھاتے ہیں, کیا اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس میں بہتری کی جانب جا رہے ہیں یا اس ڈائریکشن میں ایٹ لیسٹ آ گئے ہیں کہ اگر جو ترقی کی شرح ہے وہ بہتر اس قدر ہوئی ہے تو ایٹ لیسٹ یہ کہ انفلیشن کے حوالے سے وہ ٹرینڈ ہی کم سے کم ڈاؤن ورڈ آ جائے. ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ ہی ہے, تھوڑا سا اس میں اگر ایک بلپ آتا ہے اوپر کی طرف تو وہ ایک ٹیمپرری چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس کو ایک اور اینگل سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے, کیا سپلائی ہم بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں. ہم ہر میجر چیزوں کی سپلائی بڑھا رہے ہیں, گندم ہو جائے, چینی ہو جائے, گوشت ہو جائے. اب دالوں کی کوشش ہے کہ وہ بھی اس کی بھی سپلائی بڑھ جائے. اس سے آپ کی قیمت ویسی کم ہونی شروع ہو جائے گی. جو پاکستان میں مہنگائی کا لیکن آپ کے امپورٹ بل کے اوپر اس کا اثر آئے گا کتنا آئے گا؟ تیل سے تو سستا ہی ہوگا نا, تیل سے تو سستا ہی ہوگا جس تیل پہ خرچہ آتا ہے. کیوں وہ تو میں کیا کہہ کے تھک گیا ہوں کہ جی ہمیں کروڈ پروڈکشن اپنی جو ہے 5 لاکھ بیرل پر ڈے پہ لے کے جانی ہے, جو مرضی ہو جائے, اس سے آپ کا خرچے ویسے ہی کم ہو جائیں گے. ایک اور چیز میں جو آپ نے مجھ سے پوچھی نہیں ہے لیکن کہہ دوں کیونکہ یہ موقع ذرا لمیٹڈ ہے. اس گورنمنٹ نے, حکومت پاکستان نے تقریباً 200 سے تھوڑا کم ارب روپے واپس کیے ہیں بزنس مین کے جو ٹیکس میں پھنسے ہوئے تھے. اس کا جی ہاں, اس کا کہیں ذکر نہیں ہو رہا, کم از کم مجھے سننے میں نہیں آیا. تو مجھے تھوڑی حیرت سی ہوتی ہے کہ یہ تو اس پہ اتنا ایک ایشو تھا کہ وہ ساری لکوڈیٹی واپس دی گئی ہے جو بزنس میں چلی گئی ہے جس سے پروڈکٹیوٹی بہتر ہوتی ہے. ہاں, ایکسپورٹرز انکریج. جی شوکت پراچا صاحب, آپ بتائیے گا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے اب سنا ہے یہ ویو, سپلائی بڑھا دی جائے امپورٹ پہ. فہیم صاحب کا یہ ویو ہے کہ اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آتا. اب آپ کا کیا خیال ہے اس پوری چیز پہ؟ اور اس سے پہلے بھی جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے, ایک تو سوشل یہ جو پروگرامز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پورے اپلفٹ میں اب بجٹ کی بھی کیونکہ آمد ہے تو یہاں پر آپ کی کیا توقع ہے؟ کیونکہ پچھلے جو بجٹ وغیرہ رہے ہیں اس میں ہم لوگ سیلریز ہوں, پینشنز ہوں, یہاں ان 2 جگہوں پہ ہم نے وہ والا ریلیف نہیں دیکھا جو کہ غالباً توقع تھی. دیکھیے, میں تو پہلے ہی فہیم سردار صاحب کی بات کو اپریشیٹ کر رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے بڑی آنیسٹ اوپینین دی کہ اگر 4% گروتھ نہیں ہوتی, 2.5 سے 3% ہو جائے پھر بھی بہت ہے اس پورے سینیریو میں. اب اس پورے سینیریو میں ایک طرف تو ہم یہ کریڈٹ لے لیتے ہیں کہ ہم نے جی وہ بند نہیں کیا. آج بھی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے سارا کچھ بند نہیں کیا, جیسے انڈیا میں بند ہو گیا, بنگلہ دیش میں بند ہو گیا, لاک ڈاؤن. جی دوسرے ملکوں میں ہم نے تو وہ ویسا لاک ڈاؤن نہیں کیا. دوسری جو میں چیلنج کر رہا تھا, جیسے آپ نے کہا میری شاید آواز نہیں آ رہی تھی کلیئر. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہماری مینوفیکچرنگ کیپیسٹی بڑی ہے. اگر 100% لیبر تھی, 100% ایکٹیویٹی تھی تو اس وقت نہیں بڑھ سکی, تو 50% کے ساتھ کیسے بڑھی ہے؟ میں بالکل ہی عام سے کوشچن پٹ کر رہا ہوں. میں اکانومسٹ نہیں ہوں, اس لیے مجھے کہنا چاہیے میں اکانومسٹ نہیں. میں میرے نزدیک جو بیسک آپ بالکل آپ سے ہم پبلک پلس کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تیسری بات جو میں نے کی تھی کہ اگر کہا گیا کہ 4% اس لیے 3.94% اس لیے ہماری GDP بڑھی ہے کہ ہماری بمپر کراپ آئی ہے گندم کی.
अगर इतनी गंदम है तो आटा सस्ता कर दें, गंदम क्यों नहीं मिल रही, आटा क्यों नहीं मिल रहा। हमने 900 मिलियन जो है उसका आटा गंदम इंपोर्ट किया है, जो इतना फॉरेक्स का प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमने गंदम इंपोर्ट पे 900 कुछ मिलियन डॉलर हमने सिमिलरली चीनी पे है कि अगर गन्ने की इतनी बम्पर क्रॉप थी और किसानों को इतने पैसे दिए गए, तो फिर शुगर इंपोर्ट पे भी हमने 900 कुछ मिलियन डॉलर जो है वो इंपोर्ट पे लगा दिए। हार्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज है जो हम अपनी क्रॉप पे खर्च नहीं कर रहे, किसानों को नहीं दे रहे, बाहर हम लगा रहे हैं इस चीज को। ये मैंने फहीम साहब से बात पूछी थी कि उसका एक असर हमारे इंपोर्ट बिल पर भी तो आता है, लेकिन उनका व्यू था कि वो इतना नहीं आता। ठीक है शौकत साहब, एक और बात का बता दें, जो लिक्विडिटी को दूर करने के, लिक्विडिटी क्रंच को दूर करने के लिए जो एक बात पिन पॉइंट की है फहीम साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो रिफंड के पैसे हमेशा एक्सपोर्टर्स के, आपको पता है, आप मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि हर गवर्नमेंट में फंसे रहते थे, तो अगर अब वो रिलीज कर दिए गए हैं उसका इस तरह से तस्करा, आप भी क्योंकि मीडिया में आप भी, यू ऑल्सो डू अ शो ऑफ योर ओन, आप बताएं इसका तस्करा क्यों नहीं हो रहा। देखे ना, गवर्नमेंट कह रही है, अब दूसरा सेक्टर भी तो कहे ना आकर। मसलन अगर मीडिया नहीं बता रहा तो जरा इंपोर्टर्स बता दें, एक्सपोर्टर्स बता दें, इंडस्ट्रियलिस्ट बता दें, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स बता दे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स बता दे बैठकर। ये बात आपकी दुरुस्त है कि होना चाहिए, इक्वली हर चीज को ट्रीट करना चाहिए, मैं उसको कॉन्फ्रंट नहीं कर रहा, लेकिन जब रोजाना की बुनियाद पर जहांगीर खान तरीन ग्रुप की बात हो विद इन पीटीआई, रोजाना की बुनियाद पर आज चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, आज वो जनाब फवाद चौधरी साहब गए हुए हैं, आज जो है वो रिंग रोड में जुल्फी बुखारी साहब ने रिजाइन कर दिया है, प्रायोरिटी फिर क्या बनती है? यानी कि दिस टेक्स मोस्ट ऑफ द मीडिया कवरेज, ये बात सही है। जी फरीदा साहब आप बताइएगा, 2-3 सवाल हैं बड़े अहम शौकत साहब ने जो उठाए हैं, और वो जाहिर है हमने पब्लिक पल्स के हिसाब से जो उनसे हमने बात मांगी है या उनकी राय पूछी है। आप बताएं कि अगर बम्पर क्रॉप है तो फिर तो गंदम मिलनी चाहिए और सस्ते दामों मिलनी चाहिए, इम्पोर्ट की जो एक रिक्वायरमेंट है वो नहीं होनी चाहिए, ये इस बारे में बता दें। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जो उन्होंने एक बात की, उसको भी अगर इफ यू हैव अ रिस्पॉन्स टू दिस। जी देखें, बात यह है कि ये जो फिगर्स आपके सामने आते हैं ना, ये पिछले जो पीरियड के होते हैं वो आते हैं जब हमारी क्रॉप एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो गई थी, वही जो लोकस्ट का अटैक उन्होंने बताया। अब अगला जो आपके पास इस वक्त की क्रॉप है उसके फिगर्स तो आपको इसके बाद मिलेंगे ना, तो डेफिनेटली आई थिंक कि ये एक एफर्ट जरूर होनी चाहिए हुकूमत की कि अवेलेबिलिटी रहे। अब आ जाएं आप इन्फ्लेशन के ऊपर। देखिए, मेरी जो ओपिनियन है एज एन इकोनॉमिस्ट अबाउट इन्फ्लेशन इज कि इन्फ्लेशन इन इट सेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। कोर इन्फ्लेशन इज जब खाने पीने की अशिया आम आदमी के लिए महंगी हो तो यस दैट्स अ प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन पर से को आप डिवाइड करें, सारी इन्फ्लेशन बुरी नहीं होती, जब ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी हो तो भी उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। अब बात आप जो पूछ रही हैं वो ये कि आम लोगों की पहुंच में चीज होनी चाहिए। इन्फ्लेशन जी, यानी कि लोगों के पास आमदन के जराए हों, वो अपनी आमदन कमाएं बीच में से और उसके बाद उसमें से खरीदें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोगों के, देखिए अगर आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, प्राइम मिनिस्टर बहुत दफा इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये एक ऐसा एरिया है, आई थिंक इसीलिए वो अपनी नई टीम भी लेके आए कि उसको कंट्रोल करें। हैविंग सेड दैट, द another very important part is कि आपकी जो मिनिमम वेज है वो भी तो बढ़ रही है ना उस हिसाब से, तो दैट नीड्स टू बी फैक्टर्ड इन एज वेल। उसके बाद जो आपके पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनके लिए ये इतना बड़ा एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी तो जो है वो इनिशिएट किया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास वो लोग रह जाते हैं जो कि सफेद पोश लोग हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर नहीं है, मिडिल क्लास है, वो हम बार बार कहते हैं कि वो श्रिंक हो रही है। यस, उसके लिए टारगेटेड प्रोग्राम जरूरी है। तो मेरा ख्याल, जो एज एन इकोनॉमिस्ट आप मुझसे पूछें, मेरा ख्याल ये है कि शरह जो है आपकी महंगाई की, उसके ऊपर काबू करना भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ जरूरी है कि जराए आमदन को बढ़ाया जाए। ठीक है, और जो कि ये जो ग्रोथ होती है ये रिफ्लेक्ट कर रही होती है कि आपकी जो है रोजगार, उसके जराए आगे से बढ़ेंगे क्योंकि एक्टिविटीज जो है वो सिस्टम के अंदर बढ़ रही हैं। तो इसलिए आई थिंक कि एक तो नंबर 1 ये कि आप
आपकी इन्फ्लेशन जो है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नेंस के मेजर्स हैं, जहां पे रिकग्निशन है कि गवर्नेंस में वीकनेसेस हैं. भाई क्यों आपके एग्जिस्ट करते हैं माफियाज, जिस वजह से अननेसेसरीली जो है ड्रेन हो रहा है एक इकोनॉमी के ऊपर, बहुत बड़ा ड्रेन है, उसका कंट्रोल जरूरी है जिसके ऊपर. लेकिन इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन फाइट. ठीक है, ये माफियाज आज से नहीं है, ये जब से पाकिस्तान क्रिएट हुआ है चंद साल के बाद माफियाज आ गए थे. यानी डेफिनेटली 1970 से ये माफियाज आगे की तरफ जा रहे हैं, तो उनको एक दिन के अंदर तो नहीं ना किया जा सकता. लेकिन द फैक्ट कि उन्हें छेड़ा गया है, आई थिंक ये एप्रिसिएशन करना है जी. और इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. तो दोनों चीजें जरूरी हैं. एक ये कि इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन को जो है उसके ऊपर एक नजर रखी जाए, जो मेरा ख्याल में कि अब आगे उसके ऊपर एफर्ट होगी. आपके ख्याल से क्या रेमेडी है? एक जुमला है इसके ऊपर, एक जुमला, कोर इन्फ्लेशन को अगर हमने ठीक करना है तो क्या इसकी रेमेडी? इसकी रेमेडी वही जो बताई गई है, सप्लाई साइड, कि आपने अपनी लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, खास तौर पे एग्रीकल्चर के अंदर लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एंड मेक श्योर दैट इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन पाकिस्तान एंड नॉट गोइंग आउट थ्रू स्मगलिंग टू प्लेसेस लाइक अफगानिस्तान. ठीक है, अब अफगानिस्तान की खुदा न खास्ता अगर डिस्टेबलाइजेशन हो तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका और ज्यादा असर होगा. क्योंकि हमने देखा था कि आटे के हवाले से जो क्राइसिस था, आई क्लियरली रिकॉल कि उसके अंदर ये एक अफगानिस्तान वाला एक आया था कि जो एक्सपोर्ट हमने किया था. जी पीजे टू यू, अब आप बताइएगा ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नेंस के एतबार से भी डॉक्टर फरीदा का ख्याल है कि इसमें एक बहुत अहम इसका किरदार है या रोल है. कल हमने देखा कि पीटीआई कोर कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने कहा है कि केपी और पंजाब में जल्द से जल्द इंतखाबात कराए जाएं, बल्दियाती इंतखाबात हों. आपको लगता है उससे कुछ चीजें बेहतर होंगी? और गवर्नेंस से मुंसलिक जो इसके मामलात हैं उनका कितना गठजोड़ है इस पूरे फिनोमिनन के साथ, बिलखुसूस महंगाई के साथ? देखिए मोना, जब आप मार्केट यूटिलाइज करते हैं या स्टेबल हैं तो मुल्क के अंदर मार्केट रेगुलेटर्स होते, वहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन पाकिस्तान में नहीं है. और ये आज की बात नहीं, बट sometimes in memorial there is no protection of for a consumer. आपकी महंगाई क्यों होती है? गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट आती है, वो कहती है नहीं ये कर दिया वो कर दिया. फिर इन दी एंड एक प्रोग्राम होता है यूटिलिटी स्टोर, इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस. क्योंकि आप रोजों के अंदर रोजों पे एक नया रोजा स्कीम कर देते हैं, फ्री यूटिलिटी कर देते हैं. व्हाट इज द रेस्ट ऑफ द पीपल? व्हाट इज द मैन ऑन द स्ट्रीट? व्हाट हैव यू डन फॉर देम? तो इसलिए मार्केट रेगुलेटर जब तक नहीं होगा, प्राइस चेक्स आपकी नहीं होंगी. डिफेंस के अंदर एक प्राइस है, सदर के अंदर दूसरी प्राइस है, कंटोनमेंट में कोई और है. वाई इज इट सच अ बिग डिफरेंस? क्योंकि कोई किसी ने आटा होल्ड किया हुआ है, किसी ने दालें होल्ड की हुई है, किसी ने चीनी को होल्ड किया हुआ है. आपने जब आप अपना बेसिक निजाम ठीक नहीं करोगे, आपकी इकोनॉमी हमेशा सफर करेगी. हालांकि ये इकोनॉमी अंडर शौकत अजीज वो डूइंग एक्सीलेंट. उसने 6-7 साल 60 रुपए पर डॉलर रखा है. किस तरह रखा है मुझे बताया? क्या IMF के साथ रखा है? वर्ल्ड बैंक के साथ रखा है? मैनेजमेंट, वी हैव पुअर इकोनॉमिक मैनेजर्स इन द कंट्री. दिस इज द रीजन वी डोंट डेवलप. तुम्हें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होने चाहिए यार. आप बजट बना देते हैं, बजट बना के प्रेजेंट कर देते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, बिजनेस वालों से पूछते हैं कि भाई आप अपना कोई इनपुट दो. जब बजट बन जाता है उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास जा आप थ्रेशोल्ड करते हैं. ये आपको पहले करना चाहिए, ये बाद में सुने. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप अपने सिस्टम को तकड़ा करो. अच्छा पीजे ये भी बता दें, अब नाउ दैट शौकत तरीन साहब इज बैक एज द फाइनेंस एडवाइजर, तो आपको लगता है जो आपने तस्करा किया कि 60 पर रखा है और जो डॉलर रुपी के हवाले से आपने बात की है, आपको लगता है कि वो चीज फिर दोबारा हम कभी रिफ्लेक्ट कर पाएंगे? देखिए ये जो हुकूमत आई है, हुकूमत के ऊपर काफी तो प्रॉब्लम्स इनहेरिट इन्होंने किए. ये तो बेचारे लोन्स पे रीपे कर रहे हैं. शुक्र है कि IMF से रीनिगोशिएट अब कर रहे हैं. ये तो सारे उसमें लगे हुए, जो भी इन्होंने डेवलपमेंट में लगाना था वो तो सारा आप इंटरेस्ट रेट में दे रहे हो. तो बेसिकली दैट हैज बीन अ ड्रॉबैक. बट शौकत तरीन आई फील इज अ गुड साइन कि वी विल ट्राई एंड एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं कंट्रोल तो करेगा ना. He knows the market. He's done it before. And we need more people. Shaukat alone is not the answer. We need more good people around him to make a good solid team. It's a team effort. It's a teamwork. तो जब तक आप वो नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे. लेकिन मोना लेट मी टेल यू, जब तक आप इस मुल्क के अंदर खाना कल्चर,
माफिया, ये जिसके पीछे गवर्नमेंट लगी हुई कब्जा माफिया, वेरी गुड। और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है आपकी, मैं समझता हूँ ये पटवारी कल्चर, इसको जब तक खत्म नहीं करोगे, ये आम आदमी का मसला है और डेली बेसिस। अच्छा पीजे, आपको लगता है इसमें वक्त लगेगा? अभी फरीदा साहिबा का ये ख्याल है, वो कहती है कि ये बहुत दिहाइयों से मसला चला आ रहा है, तो ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसमें वक्त दरकार होगा। आपको लगता है वक्त लगेगा इसके अंदर? और क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट भी, उनके ऊपर एक पॉलिटिकल भी इस हवाले से जो एक प्रेशर है, या गवर्नमेंट ऑब्वियसली सिंस इट्स पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो फिर वो आपको लगता है कि अवाम, क्योंकि जाहिर है वो इस वक्त इम्पेशेंट है इस पूरी चीज को लेके कि जल्द अज जल्द हो? अवाम की बात कर रही हैं आप, ये अवाम जो कि ट्रैफिक रूल्स एसओपी नहीं ऑब्जर्व कर सकती, कोविड के रूल्स एसओपी ऑब्जर्व नहीं कर सकती, और बयान पर सारा ब्लेम हुकूमत को देते हो। हमारी हुकूमत आपको कहती है ये ना करो, ये ना करो, आपका कोविड ऊपर जाए जा रहा है। क्यों जाए जा रहा है? बिकॉज वी डोंट बिलीव इन अथॉरिटी, वी डोंट बिलीव इन समथिंग विच अथॉरिटी से यू गाइड यू, एंड दिस इज द रीजन वी डोंट डेवलप। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि देखो, आपने कहा ना कि कैसे नहीं हो सकता, मैंने कहा 5,000 रुपया फाइन करो जिसने मास्क नहीं पहने, जिस तरह इंग्लैंड में 100 पाउंड फाइन है, आप करो ना, 1 मिनट के अंदर इंसान के बच्चे आप बनेंगे। जी, आप क्या करेंगे? आप इनको पकड़ लेंगे? नो, फाइन करो। आखिरी एक राउंड लगा लेते हैं पीजे आप सबके साथ जी, ब्रीफ एंड क्रिस्प कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन। फहीद साहब आप बताएं, आपने IMF वर्ल्ड बैंक को परेशान कर दिया, ये क्या किया आप लोगों ने? हमारे को परेशान ही करते हैं, और इसमें हमारी ट्रिपल PhD है। जो नहीं, बात असल में ये है कि देखें, जो हकीकत है वो पाकिस्तान में एक फर्क तरीके से आती है। पाकिस्तान इज एसिमेट्रिक, और ये जिस लोगों को नहीं समझ में आती कि वो हर चीज़ को सिमेट्रिक अंदाज में एनालाइज करते हैं, तो आपका कभी भी जवाब सही नहीं निकल सकता। पाकिस्तान इज एसिमेट्रिक। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं मनफी अंदाज में होकर बात करूंगा। मैं शुरू में मैंने ये बात की थी कि मैं नहीं कहता 4% है, 4% से कम है। जो भी है ग्रोथ तो है ना, आपने सर्वाइव किया, आपने बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव किया। हाँ, अगर ये महंगाई ना होती तो अभी इस हुकूमत के क्या मसले होते हैं? मुझे सच बताएं, इस हुकूमत के क्या मसले होते, पाकिस्तान के इस वक्त क्या मसले होते अगर ये महंगाई ना होती? मेजर इशू वो है, सप्लाई बढ़ाएं, चीज़ों को आप कंट्रोल में लाएं। IMF वगैरह की प्रोजेक्शंस वगैरह थोड़ी सी उनको बढ़ानी पड़ेंगी, थोड़ी सी हमें शायद एडजस्ट करनी पड़ जाए। अल्लाह करे मैं बिल्कुल गलत हूँ, अल्लाह करे कि हमें एडजस्ट करना पड़े ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। पर कहने का मतलब ये कि हम डायरेक्शन हमारी ठीक है, 1-2 हेमरेजेस कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और अपने टारगेट्स कम करने की ज़रूरत है। फोकस में आना थोड़ा सा, उसमें जो है ना ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। और मुझे खुद पता है इस बात का कि जो हमारा सोल्यूशन है, रेमिटेंसेस बढ़ रही है ना, रिकॉर्ड लेवल पे आपका RDA रोशन डिजिटल अकाउंट भी बड़ा अच्छा है, उसका 70% जो है वो इनफ्लो ही है ना। जो मेजर इशू है वो है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट पे बहुत एग्रेसिवली काम किए जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी खुद उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो हम रास्ता सही है, टारगेट्स थोड़े से कम करने, फोकस बढ़ाना है, सप्लाई पे फोकस करना है, हेमरेजेस कम करनी है। ठीक है जी। शौकत साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल साथ साथ पूछा है फहीम सरदार साहब ने। उन्होंने कहा महंगाई ना हो तो हुकूमत के लिए फिर और इसके अलावा क्या मसला है? देखिए, महंगाई क्या है? अगर ये छोटा मसला नहीं है, यही तो लोगों का मसला है, यही तो पाकिस्तान के लोगों का मसला है। मसला 90% लोगों का जो मसला है वो सबसे बड़ा मसला है। कल ही कोई एग्जाम्पल दी जा रही थी हुकूमत की तरफ से, जी वो गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं। मुझे ये बताएं, 90% लोग गाड़ियां खरीदते हैं, तो जिनके पास पैसा है वो गाड़ियां खरीदते हैं। मैं जो बात शुरू से आपके सामने कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो खुद चिकन खरीदने जाते हैं, जो खुद दाल खरीदने जाते हैं, जो खुद टमाटर खरीदने जाते हैं, जो खुद अदरक खरीदने जाते हैं, जो खुद चावल खरीदने जाते हैं, और दे आर मोर देन 90% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। करेक्ट। यानी ये सबसे बड़ा मसला है। अगर दूसरा मसला फहीम सरदार साहब पूछना चाह रहे हैं, तो गवर्नेंस का मसला पीजे मीर साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। तीसरा मसला मुझसे पूछती है तो मैं बताऊंगा कि ये जो पॉलिटिकल सेटअप है, सारा मसला है शुरू से। कभी कोई नाराज हो रहा है, कभी MKM नाराज हो जाती है, कभी काफ लीग नाराज हो जाती है। अगर वो राजी रह जाए तो फिर PTI वाले खुद नाराज होते हैं। देखिए ना, रिंग रोड का मसला आया, पहले तो करप्शन पुरानों की थी, अब रिंग रोड में अपने लोगों के नाम आ गए। एक आदत बन गई कि जी कोई मसला हुआ, पहले लोगों को पॉइंट आउट कर दिया, बाद में पता चला कि उनके खिलाफ तो कोई एविडेंस नहीं है। ताजर क्यों नाराज हुए?
यहाँ अपोजिशन क्यों नाराज, यहाँ पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही? देखे ना, बहुत सारे मसाइल हैं, सिर्फ ये मसला नहीं है, महंगाई सबसे बड़ा। लेकिन शौकत साहब, ये तो आपको पता है, कोई भी सियासी हुकूमत हो तो ये तो पार्ट ऑफ द गेम है ना। बिल्कुल जबरदस्त आपने बात की। मैं अगली बात यही करने वाला था। बाकी जो आते रहे वो फूलों पे नहीं, बेड ऑफ रोजेज पे नहीं बैठे रहे, वो उनको इनसे भी बड़े प्रॉब्लम थे। इनको तो वो प्रॉब्लम नहीं है जो असल प्रॉब्लम होता है सियासी हुकूमतों के इस मुल्क में। ये तो सेम पेज वाले लोग हैं, एक पेज वाले लोग हैं, इनको तो उधर से चैलेंज ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बाकी हुकूमतों ने कम अज कम महंगाई पे कंट्रोल रखा। बहुत बार कहा जाता है कि जी डॉलर आर्टिफिशियली रखा, चीजें तो सस्ती थी। मैं कहता हूँ लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, जो मर्जी करें, सही है, मसला ही नहीं है। जी फरीदा साहिबा, क्योंकि टाइम आसानी थोड़ा पैदा वो है नहीं तो हो रही, सारा कुछ हो रहा है। हाँ जी फरीदा साहिबा, जो भी करना करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। जी देखिए, इकोनॉमिक हिस्ट्री में तो हम नहीं जाते कि ये पहली दफा जी एक हुकूमत आई है जिसमें महंगाई हुई है, ऐसा नहीं है। बूम और बस्ट पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, और IMF प्रोग्राम जब इनिशिएट होता है उसके बाद एक पीरियड आता है जब महंगाई ज्यादा बढ़ती है और फिर कमी की तरफ जाती है। कमाल की बात थोड़ा सा आप देखिए, देखिए इससे पहले कोई हुकूमत नहीं आई जिसमें महंगाई हुई, दैट इज ये एक इनकरेक्ट है। लेकिन नेवरदलेस महंगाई को कंट्रोल करना जरूरी है, और उसके लिए मेरे ख्याल में सॉल्यूशंस लाए इन डिजिटाइजेशन। जिस इदारे के अंदर जितनी ज्यादा आप डिजिटाइजेशन लेके आएंगे, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि ये एहसास सेविंग वॉलेट भी जो है ये एक डिजिटल प्रोग्राम है, वो आपको इदारा उतना ही ज्यादा करप्शन फ्री मिलेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो हमने इस तरफ जो है वो फोकस इस गवर्नमेंट ने किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। देखिए ये गवर्नमेंट आगे नेक्स्ट टाइम इनको अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, दैट्स समथिंग एल्स। इनकी लेगेसी ये बहुत अच्छी छोड़ के जा रहे हैं, दैट दे आर गोइंग टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। तो वो जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगली होगी वो इससे फायदा उठाएगी। जी पीजे, डिजिटाइजेशन से मसले हल हो सकते हैं, और कोई प्रपोजिशन है आपके पास? देखिए जी, डिजिटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन यहाँ करते हैं एज द टेक्नोलॉजी डेवलप गो फॉरवर्ड, दैट इज नॉट एन इशू। क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा कि इसको अब्जॉर्ब कर जाएगा? ये क्या वजह है? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, क्या वजह है हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं वो वापस नहीं आते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी शुड बिल्ड अप अ इंफ्रास्ट्रक्चर राइट अप ऑन द ग्लोबल विलेज लाइन व्हिच वी डोंट, व्हिच वी हैव एंड व्हिच वी आर स्लो। तो हमें इस पे काम करना है। लेकिन अब आप आईटी के ऊपर कितने अच्छे चले गए और बेहतर हो रही है, इस चीज को और आप डेवलप करोगे, 5G इंशाल्लाह आएगा, फिर आप देखोगे और आपकी तरक्की होगी। तो व्हाट आई नीड टू सी इज कि मार्केट रेगुलेटर जब तक नहीं होगा, याद रखो मार्केट रेगुलेटर, गवर्नमेंट अगर काम न करे गवर्नमेंट उड़ जाती है उसके ऊपर। तो बरतानिया के अंदर आप सेंसबरी में एक प्राइस, टेस्को में दूसरी और तीसरी 19-20 का फर्क होता है। ये इस तरह नहीं होता कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का फर्क हो। तो ये एक आम आदमी कंज्यूमर जो होता है उसमें तकलीफ उठाता है वो। और मिल्क जो है 1 पाउंड से ज्यादा चोर हो गया था, आज आप देखो कि क्या हालत है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब तक आप मार्केट को कंट्रोल नहीं करोगे, मार्केट ऑलवेज बी फ्लक्चुएटिंग, हमने इसको कंट्रोल करना है। लेकिन पीजे, एक जो लोकल बॉडीज के हवाले से सवाल था उस पर भी थोड़ा बताएं हमें कि आपने मार्केट रेगुलेशन तो इससे कबल भी आपने बात की है, आपने उसके ऊपर एम्फेसाइज की है, लेकिन लोकल बॉडीज का इसमें जो किरदार है या जो बल्दियाती हमारा निजाम अगर वो इन प्लेस आ जाए, कितनी बेहतरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये बड़ा आपने एक सेंसिटिव सवाल किया है। जनरल अयूब ने बेसिक डेमोक्रेसी की 60s के अंदर, और अगर वो चल जाता तो आज पता नहीं हम कहां से कहां बैठे होते। क्योंकि हम जब जमहूर की बात करते हैं, जमहूर को जमहूरियत का नहीं पता। तो ये जो अब हम बल्दियाती इस पे जा रहे हैं इलेक्शन, मैं समझता हूँ इस पे ये जल्दी हो जाने चाहिए थे, और हमें इसमें एक रेगुलेशन रखनी चाहिए थी, और इसमें कंटिन्यूटी पॉलिसी रखनी चाहिए थी। ये कोई भी गवर्नमेंट होती है उसको आके डिरेल करके और फिर एक नए शुरुआत होती है, हमें वो नहीं करना चाहिए। जब हम जमहूरियत पे जा रहे हैं राइट फ्रॉम द बेसिक, तो उसको कंटिन्यू करो, और इंशाल्लाह आई होप फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री इसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड नॉट कि अगर अगली गवर्नमेंट आए वो इसको सस्पेंड कर दे और फिर आप दोबारा इलेक्शन प्लान दें। ये जब तक आपकी बेसिक ये कहते हैं ना, ये गवर्नमेंट जो है ये तकड़ी नहीं होंगी, आपकी प्रोविंशियल और नेशनल भी तकड़ी नहीं होगी। तो वी हैव टू बी वर्किंग हार्ड ऑन इट।
جی ناظرین دیٹ از آل دا ٹائم دیٹ آئی ہیڈ، اور بہت شکریہ تمام کا، دا لیڈی اینڈ دا جینٹلمین ڈاکٹر فریدہ فیصل نے ہمارا ساتھ دیا تھا، فہیم سردار صاحب، پی جے میر، شوکت پراچا صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین آج ہم نے ظاہر ہے ہولسٹکلی بات کی ہے، ایک میکرو اکنامکس اور مائکرو اکانومی دونوں کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے، پالیسی فریم ورک پہ بھی جہاں جہاں پر اس میں کریکشن کی ضرورت ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ اس کے اوپر ایک ہم آنےسٹ ڈبیٹ کریں اس وقت، تمام جو فگرز وغیرہ ہیں اور اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، اور آگے آنے والے وقتوں میں واٹ ٹو ایکسپیکٹ۔ دیٹ ول بی آل ہماری طرف سے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔